तो मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ। हम्म। और मैं भारत का राजदूत हूँ। फिर मुझसे कहता है, आर यू अ मस्लिम? वो मुस्लिम नहीं कहते, आर यू अ मस्लिम? मैंने कहा, नो, आई एम अ हिंदू ऑफिसर। हिंदू? आप तो अच्छे लोग हैं, जाइए, मैं आपकी तलाशी नहीं लेता। अगर मैं कहता मैं मुसलमान हूं तो क्या होता उसका? इनके बिल्कुल। दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, और इसका दोष आप दुनिया को मत दीजिए, अपने आप को दीजिए। अपने अंदर झांक के देखिए, हाउ आर यू गोइंग टू स्टॉप दिस? और इसको रोक सकते हैं वही मुल्ले जो हम्म। इसको भड़का, और कोई तरीका नहीं। जी। मेजर जनरल अस्थाना जी, इसी डर से अमेरिका आज के वक्त में फिर से जो वहां के सिविलियंस है, वहां के लोग हैं, यही सोचने पे मजबूर हो गए कि 9/11 के बाद जो खासतौर से मुस्लिम वहां पर रह रहे हैं, तो वो ये सोचने पे मजबूर है कि 9/11 के बाद जो हमारी स्थिति हुई थी अमेरिका में, जिस तरह से हमने झेला था चीजों को, अभी देखिए दीपक जी ने अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उसको यहां पर शेयर भी की है। एक बार फिर से कहीं वैसी स्थिति, वैसे सिचुएशन में ना हम चले जाए। क्या लग रहा है कि वापस से वैसा सिचुएशन आ सकता है अगर ऐसे ही कट्टरपंथी सोच वाले हमला करते रहे? बिल्कुल आ सकता है, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ एम्बेसडर वोरा की बातों से। क्योंकि आप देखिए, यही नहीं, आज की डेट में हम्म। हम ताइवान जाते हैं, वहां पे दुकान होती है, उसमें लिखा होगा गुप्ता जनरल स्टोर, हम्म। और उसको पूछो भाई आप कहाँ से हो, बोलता है मैं पाकिस्तान से हूँ। यार तूने फिर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लगाया? बोलता है सर कोई आएगा ही नहीं दुकान में। तो ये हर जगह, हम्म। ये कहानी यहाँ एक जगह की नहीं है, इतने दुनिया भर के देश हम लोग घूमते रहते हैं, सब जगह यही हाल है। तो धीरे से मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक रियलाइजेशन आना पड़ेगा। जो हम्म। इनके मौलवी हैं, जो इनके रिलीजियस लीडर्स हैं, हम्म। उनको ये समझना पड़ेगा कि इससे कौन तबाह हो रही है, वो लोग तबाह हो रहे हैं, उनकी जो बच्चों का भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी 10 बार सोचेंगे वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी मुस्लिम को वीसा देने से पहले। और इस तलाशी भी पूरी तरीके से लेते हैं वो, इसमें हम्म। कोई शक नहीं। नहीं। तो ये एक रेडिकलाइजेशन के नुकसान हैं। हम्म। और ये मानना, किसी में भी अगर कोई भी, जैसे रेडिकलाइज लोगों का क्या कहना है, उनका कहना यह है कि हम पाक आदमी हैं, हम्म। बाकी वर्ल्ड में और कोई नहीं होना चाहिए, सब मर जाने चाहिए, हमें जिंदा रहना चाहिए। हम्म। अब ये तो कोई कहानी नहीं है। हम्म। ना आप कर पाएंगे, ना ये हो सकता है, ना ये पॉसिबल है। जी। तो मैं ऑब्वियसली आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो वर्ल्ड मेजर में जनरल देखिए, अस्थाना जी, ऐसे ऐसे देखें इसे, क्योंकि देखिए खुद कौम जो है वो अपनी दुश्मन तो है ही, अपने लोगों की दुश्मन है। जो आप लोगों की तरफ से चीजें भी आ रही हैं, अभी दीपक वोरा जी ने भी इस बात को रखा, उन्होंने कहा है एक और सबक सिखाया। क्या ये हम माने कि अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं इस तरह के सोच वालों को बढ़ावा दिया है, और आज वो अपने ही गड्ढे में, जो है जो खोदा हुआ गड्ढा था, उसमें गिरते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि ये HTS जो ये कम्युनिटी है, जो ये संगठन है, ये ISIS का ही है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल सीरिया में सत्ता पे काबिज होने के लिए अमेरिका का सपोर्ट रहा। अब उन्हीं के बिल्कुल सोच बिल्कुल, वाले जो है ये हमला, अमेरिका पे हमला कर रहे हैं, तो आपने अपने ही बिल्कुल चीजों में सही आप फंस बात गए। करी है। बिल्कुल सही बात करी आपने। देखिए, अमेरिका ने अपने काम के लिए ISIS को खड़ा करा, हम्म। और उसके बाद जब ISIS उसके लिए खतरा बन गया, एक दानव का उसने आकार ले लिया, तो उसको फिर बर्बाद करने के लिए पीछे पीछे पड़ा। हम्म। आज की डेट में भी अभी आप देखिए, क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल होगा अमेरिका का, क्यों नहीं होगा। हम्म। आप आज आप बोल रहे हैं कि भाई ISIS का झंडा लिया उसने तो वो टेररिस्ट है। अभी हमारे सामने वो खालिस्तान का झंडा लेके घूमता है आदमी, वो टेररिस्ट नहीं है, वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये क्या बकवास है? क्योंकि अगर आप देखिए दोनों की हालत में, जबकि हमें भी पता है कि खालिस्तानी हिंदुस्तान में तो कोई खालिस्तान का कोई ट्रैक्शन है ही नहीं, हम्म। कोई इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम्म। अब बाहर जाके कोई खालिस्तान का झंडा लेके हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है, आप बोलते हैं जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम्म। और जैसे ही उसने दिखा दिया ISIS का झंडा, ये टेररिस्ट है। तो डबल स्टैंडर्ड है। और वही डबल स्टैंडर्ड HTS पावर में नहीं आ सकता था हम्म। सीरिया में, अगर उसको मदद नहीं होती इजराइल और अमेरिका की। हम्म। अब जब HTS पावर में आया, उसके बाद देखिए आपने, इजराइल भी घुस गया अंदर, हम्म। तुर्की भी घुस गया, और अमेरिका भी ISIS के ऊपर बमबारी कर रहा है। हम्म। तो उनका अपना उल्लू सीधा हुआ। हम्म। अब जब ISIS ने वहां पे हमला कर दिया अमेरिका में, तो अब उनकी जान निकल रही है कि यार ये क्या हो गया। तो सवाल ये है कि जिस समय ये बातचीत चल रही थी, ICC ने जब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला जी इन्होंने इतने सारे बच्चे मार दिए, हम्म। जितने बच्चे पूरे मेरे विचार से किसी लड़ाई में नहीं मारे गए, जितनी लेडीज मार दी वहां पर गाजा में, तो उस हालत में
और उनको हथियार कौन दे रहा है? ऑब्वियसली उस एमुनिशन, अगर एमुनिशन अमेरिका नहीं देता तो ये नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। हाँ, तो जब ये हुआ तो उस टाइम में ये जाहिर था कि ये नासूर कहीं ना कहीं फूटेगा। और जब ये नेतन्याहू ये कह रहे थे कि जी मैं इनको सबको खत्म कर दूंगा, अब ठीक है भाई, मेरा राइट टू डिफेंड माई सेल्फ है, बट वो राइट टू डिफेंड का मतलब ये थोड़ी है कि मैं आसपास मेरे जितने उन सबको मार दूं तभी मेरा राइट टू डिफेंड पूरा होगा। तो अब उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसने उस कारण से जितने भी ज्यूज हैं पूरे वर्ल्ड में इनसिक्योर हो गए हैं। आज की डेट में किसी भी देश में, भारत में भी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी इजरायली दूतावास में, जो कुछ भरोसा नहीं है कब कौन जाके मार दे। वही चीज अमेरिका के लिए भी है। तो अमेरिका में ये अभी पैटर्न हुआ है, इस पैटर्न का ये एक खतरनाक पैटर्न है। और अमेरिका को एक बार सोचना पड़ेगा कि इतना खुल के आप बार बार जो सीज फायर हो, पैलेस्टीनियन मारे जाएं, उनकी रसद वो है, उसको आप बार बार अगर क्या कहते हैं वीटो लगाए जा रहे हो तो पूरे विश्व में थोड़ी सी बदनामी तो आपकी भी हो रही है और आपका भी लग रहा है कि भाई आप भी शायद बैलेंस काम नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक बोरा जी, देखिए जहां मेजर जनरल अस्थाना जी ने कहा कि देखिए पैटर्न बहुत खतरनाक है, महाशक्ति अमेरिका अपने आप को मानता है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इसी नाम से जो है अमेरिका को बुलाती हुई है। अगर एक भी अमेरिकन की हत्या किसी और देश में हो जाए तो सब पूरी अमेरिका जो है उनके खिलाफ लड़ाई में, उस देश के खिलाफ लड़ाई में लग। अब उनके ही घर में उनके ही लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे में सिक्योरिटी कहां है? कहां गई उनकी वो महाशक्ति? कहां पर लूप होल्स है? महाशक्ति में बहुत से लूप होल्स होते हैं मैम। संगठन को तोड़ना आसान है, इंडिविजुअल के मन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये अकेले ऑपरेट करते हैं, हो सकता है कि ये किसी ग्रुप के साथ जुड़े हों, लेकिन ऑपरेशन इनके अकेले। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जनरल अस्थाना साहब जब बात कर रहे थे, और बाय द वे आई कॉम्प्लीमेंट यू, यू आर आउटस्टैंडिंग, आप एकदम समझ गई कि क्या हो रहा है सीरिया में एटसेट्रा। मैं बताता हूँ आपको मैम, आपने अफगानिस्तान में रहा हूं, वहां पे एक मॉडरेट इस्लामिक गवर्नमेंट थी, फिर आपने तालिबान को क्रिएट किया ताकि आप रेडिकल इस्लाम का सहारा लेके एक एंटी वेस्टर्न मॉडरेट इस्लामिक गवर्नमेंट को तोड़ दें। सीरिया में आपने रेडिकल इस्लाम का सहारा लिया और एक मॉडरेट एंटी वेस्टर्न इस्लामिक सरकार को तोड़ दिया। बांग्लादेश में आपने रेडिकल इस्लाम का सहारा लिया है और आपने तोड़ दिया है एक मॉडरेट बट एंटी वेस्टर्न इस्लामिक गवर्नमेंट, शेख हसीना। तो इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। और यही सांप जिनको आप दूध पिला के कह रहे हैं भाई जाके उसको बाहर निकालो, वो एंटी वेस्टर्न है, यही आपको डस रहे हैं। मेरा मानना है, अमेरिका में बहुत से मेरे मित्र हैं मैम, एक मैं, आप बुरा ना माने तो मैं कोई SMS अभी आ रहा है आप जो राइट नाउ अबाउट 5-6 मिनट्स अगो, और उसमें कह रहा है कि क्षमा कीजिएगा मैं ये पढ़ देता हूँ एग्जैक्टली एज व्हाट ही हैज सेड। मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं फॉर्मर कांग्रेसमैन, बिल्कुल सर, उन्होंने मेरे को लिखा, एम्बेसडर I recall what you had said. Why do we tolerate Islam in our country? मैं क्या जवाब दूं इसको मैम, क्या बोलूं? ये एक रिटायर्ड कांग्रेसमैन मुझे कह रहा है why do we tolerate Islam in our country? और इसके लिए ब्लेम किसको देते हैं? मुझे, आपको, जनरल अस्थाना साहब को, या उन रेडिकल इस्लामिस्ट को जो अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सो माय ओन फीलिंग इज, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जहां जहां अमेरिका उंगल देगा अपने पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए, रेडिकल इस्लाम को पुछ करेगा, दूध पिलाएगा, वही आके अमेरिका को डसेंगे जैसे ओसामा बिन लादेन ने किया। अतः इतिहास का सबक, इतिहास का कोई सबक नहीं। ये आपकी तरफ से जो लाइन कही जा रही है, मुझे लग रहा है ये अमेरिका को जानना और समझना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मेजर जनरल अस्थाना जी, जो बात यहाँ पर, क्योंकि अब ट्रंप की सरकार आने वाली है कुछ वक्त के बाद में, इसको कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जो अवैध अप्रवासी हैं उनके तरफ से ये हमला हुआ है। आज ही उनका ये बयान आया जिसपे उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो कैसे देखेंगे इसे, आने वाले टाइम में फिर क्या होगा? देखिए, सोच में बदली लानी पड़ेगी, चाहे अभी क्योंकि ये सिर्फ एक कम्युनिटी को बोलने से तो कोई फायदा होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जो मेजर बड़े बड़े संशोधन करने पड़ेंगे, वो छोटे संशोधनों से काम नहीं चलेगा। अगर टेररिज्म का मुकाबला करना है तो हर जगह टेररिज्म कंडम करना पड़ेगा। क्या वो इसके लिए तैयार होंगे, ये बात है।
क्योंकि कई जगह वो लोग टेररिस्ट का सहारा ले रहे हैं, और अगर वो सहारा लेते रहेंगे तो ये सब का इतना आसानी से कंट्रोल नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, जितने भी चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, देखिए 24% के करीब वर्ल्ड में क्रिश्चियंस हैं, 18% के करीब मुस्लिम्स हैं, और 14% के करीब हिंदूज हैं। अगर आप किसी भी हालत से देखें तो कोई भी कम्युनिटी खत्म नहीं होने वाली। तो किसी एक का ये सोचना कि मैं दूसरे को दबा दूंगा और खत्म हो जाऊंगा कर दूंगा, नहीं हो सकता। जो तरीका पूरे विश्व का संदेश एक ही मिलता है, भगवान ने जैसे बनाया है कि भैया सबको एक दूसरे से प्यार से मिलना चाहिए, मिलजुल के रहना पड़ेगा, और एक दूसरे को चाहे मौत किसी की भी हो वो उतनी दुखदाई है जो किसी दूसरी कम्युनिटी की है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए टेररिस्ट जो है उसको कंडम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक जगह में टेररिस्ट को बढ़ावा दें और दूसरी जगह बोले जी ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की थ्योरी अमेरिका बहुत समय से करता है। भारत की तरफ से तो मेजर जनरल अस्थाना जी लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं टेररिज्म देखने को मिला है तो वो भारत में, क्योंकि देख लीजिए आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्थिति है। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन आज भी हमारे जवान मरते हैं, आज भी वहां के सिविलियंस मरते हैं। इसके अलावा भी देश के अंदर में अलग अलग जगहों पे कितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं। कंडेम करने की भारत ने कोशिश की, आज भी दुख जताया प्रधानमंत्री ने, इसके बावजूद इस पर लगाम नहीं लग पा रहे। क्या एक साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, क्यों? देखिए, एक साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं हम सारे के सारे देश एक साथ हो पाए, क्योंकि अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए। कारण क्या है कि जैसे ही आप बोलो, जैसे कर्ड्स हैं, कर्ड्स को टर्की बोलता है ये टेररिस्ट हैं, तो वो बोलता है जी मेरे हिसाब से तो ये टेररिस्ट हैं। अमेरिका बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी ISIS में, तो ये तो दोस्त हैं, ये कहां से टेररिस्ट हैं। उसी मुताबिक बाकी लोगों के लिए भी वही चीज लागू है। पहले वो हमारे लिए भी बोलते थे कि जी ये अलकायदा वगैरह, अलकायदा टेररिस्ट है, लेकिन JEM टेररिस्ट नहीं है। अब मानना शुरू किया उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जब 9/11 हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत लोगों की समझ में आई है बात, क्योंकि उससे पहले से तो हम भी बोल रहे थे बार बार। पाकिस्तान की खुद की यही हालत हो गई है। वो पहले बोलते थे नहीं जी ये सारे तो टेररिस्ट नहीं है, इसको जो इनका हाफिज सईद को बोलते थे ये सोशल वर्कर है। अब जब TTP ने उनको उन्हीं को पकड़ना शुरू करा और पाकिस्तान आर्मी को मारना शुरू करा, तब बोलते नहीं 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 ये टेररिस्ट हैं। तो अब जब तालिबान की मदद कर रहे थे तब वो टेररिस्ट नहीं थे, अब TTP ने जब उन्हीं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी तब ये टेररिस्ट हैं। तो जब तक ये दोगलापन रहेगा देशों का, जब तक ये कहानी होती रहेगी, तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा। अब आप चीन को लीजिए, अभी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं, एक मिनट ना मिले, जब तक आपको घाव ना मिले आपको पता नहीं चलता है दर्द कैसे हो रहा है और दर्द का क्या है। सर ये सवाल आपने मुझसे पूछा? नहीं, अस्थाना जी कंप्लीट कर ले फिर। अच्छा, हाँ नहीं बिल्कुल। अब आप देखिए चीन का ये हालत देखिए। चीन ने बोला था, जब हमने बोला कि भाई इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, चीन बोलता है जी टेक्निकल डिले है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट उन्होंने निकाला था। अब जब 23 चीनी मर गए वहां पे, तो अब पाकिस्तान के अंदर, तब इनकी सबकी जान निकली पड़ी है। अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये टेररिस्ट हैं और TTP के खिलाफ एक्शन लो, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं वो, और उसी चक्कर में तालिबान में और पाकिस्तान का झगड़ा हो गया आपस में। तो कहने की बात यह है कि जब एक बार खुद को लगता है तब मुसीबत अलग हो जाती है। उससे पहले उन्हें कोई परेशानी नहीं थी पाकिस्तान के टेररिस्ट से, अब परेशानी हो गई है। तो ये जो चीजें हैं ये दोगलापन हटाना पड़ेगा, तभी एक बिल्कुल। दीपक जी, आपसे भी दीपक वोरा जी इसका हम जवाब चाहेंगे कि जब तक आपको घाव ना मिले, आपको दर्द ना मिले, एहसास ही नहीं होता है कि हाँ उधर भी आपको सख्ती से स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है स्टेप उठाने की जरूरत है। आज मिला है तो देखिए आज शायद कुछ हो, अब कुछ हो। आपने बिल्कुल सही कहा है मैम। जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था इन द 1980s, हम लोग बात करते थे, उनको कहते थे देखो ये बहुत आतंक फैला रहा है पाकिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है, आप थोड़ा कुछ इनके ऊपर दबाव डालिए। उस समय हमारी भी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अमेरिका कहते भाई ये पाकिस्तान और भारत की ये तो बॉर्डर इशू है, छोटी मोटी चीज है, आप लोग संभालिए, हमें क्यों तंग कर रहे हो। फिर जब 9/11 हुआ, हमसे कहने लगा अरे वो फाइल कहाँ गई जो आप हमको देना चाहते थे, आपने बताया था ये आतंकी है, ये वो, जरा दिखाओ दिखाओ हमको, हमने तो कहीं फेंक दी उस फाइल को। तो जब आपने बिल्कुल सही कहा, अपने आप मुंह पे तमाचा पड़ता है, फिर आप देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ है। मेरा मानना है मैम, भले ही दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करे या नफरत करे,
इसका दिमाग सही जगह है। मिसाल के तौर पे इजराइल ने जब हमला करना था ईरान के कुछ एरियाज पर, तो ये जो इस समय बुढ़न साहब 90 साल वाला जो है बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, इसका पता नहीं होश कहां पर है, तो उसने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं ईरान में, लेकिन उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला मत करो। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, अरे टाइगर, सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मारो, उनकी यूनिवर्सिटी को मारने को या उनके एक शॉपिंग मॉल में बम गिराने से क्या होगा, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बाहर निकलो। ही इज वेरी प्रैग्मेटिक मैन। आपको याद होगा उसने बॉर्डर पे भी बंद कर दिया था और कहा दिया था कि इस्लामिक देशों के लोगों को हम वीजा नहीं देंगे। बाद में प्रेशर आया, वो मुकर गया। मेरा मानना है मैम, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल फीलिंग, मेरा ख्याल है 70, मेरे दोस्त कहते हैं 70-80% अमरीकी इस समय चाहते हैं कि मुसलमान उनके देश में नहीं आए। और थोड़ा सा दंगा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कंट्रोल, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वो कंट्रोल करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामिक रेडिकल्स पे होगी। अपने पैरों पे वो खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पूरी दुनिया उनके बरखिलाफ हो रही है मैम। एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, और थैंक यू कि आपने इसको हाईलाइट किया है। मेजर जनरल अस्थाना जी, आप सहमत लग रहे हैं दीपक वोरा जी की बात से? क्या वाकई आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए भारत भी नहीं चाहता है कि इस तरह की विचारधारा, इस तरह की आइडियोलॉजी लेकर के कोई भी मुस्लिम जो है वो देश में रहे और आतंकवाद को फैलाए। सेम वैसे अमेरिका से भी अब ये बातें सामने आ रही है। अभी देखिए मैसेज भी दिखाया यहाँ पर दीपक वोरा जी ने। क्या ये हम माने कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे इन सबके लिए जो है एंट्री बैन हो सकती है? देखिए, मैं उनकी पूरी बात से सहमत हूं, लेकिन भारत की थोड़ी सी स्थिति अलग है। हमारे पास तो 30 करोड़ मुसलमान हैं ही, तो एंट्री बैन होने की बात नहीं है। और इसमें से सबसे अच्छी चीज भारत में यह है कि भारत के जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनमें जब ये ISIS का रिक्रूटमेंट हो रहा था, अगर आप पर कैपिटा रिक्रूटमेंट देखें तो भारत का बहुत कम है। यानी कि जितने लोग हमारे यहाँ से ISIS में गए वो और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, भारत के अंदर, लेकिन ISIS में बहुत गिने चुने लोग गए थे। तो उससे ये साफ नजर आता है कि मेजॉरिटी जो मुसलमान हैं वो इस विचारधारा में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं। और जितने रेडिकल लोग हैं उनका जो है एक तरीके से उनको नकारा जाना चाहिए। और उनको नकारने के लिए मुझे लगता है कि जितने रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी कौम के जितने लोग अच्छा कर रहे हैं, यानी कि अच्छे प्रोफेशंस में हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि एक अच्छा सेंस प्रिवेल होना चाहिए, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बताया था कि अगर हम ये और ज्यादा रेडिकलाइज करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमें क्या मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो जो अच्छे बच्चे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना आगे बढ़ने का, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। ये जब एक बार समझ जाएंगे लोग, ये बात किसी को फैलाना पड़ेगा, आकाओं को समझना चाहिए ना। ये बात इनके कि आप जिस तरह की आइडियोलॉजी फैला रहे हो लोगों में, इससे कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। ये तो जब जियोपॉलिटिक्स और जी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जमाना है, ये जियो रिलीजन का जमाना नहीं है, वो जमाना जा चुका है। अगर आप सोचते हो कि रेडिकल इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला देंगे आतंक के जरिए, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये नहीं होने वाला। सारी दुनिया इस समय, मैं ये देख रहा हूँ, ये क्लीवेज आ रहा है, ये हंटिंगटन, सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इस समय क्लैश ऑफ रिलीजन्स, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज वापस आ रही है मैम। एक तरफ रेडिकल इस्लाम और दूसरी तरफ प्रो डेवलपमेंट पीसफुल आइडियोलॉजी, जिसमें सनातन धर्म भी शामिल है। मैं ये क्लैश देख रहा हूं। अपनी आंखें बंद करके इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। ये आ रहा है और इसको रोकने के लिए केवल ये मुल्ले ही जो मस्जिदों में क्या क्या कहते हैं, यही इसको रोक सकते हैं। जी दीपक वोरा जी, ये भी क्योंकि देखिए अस्थाना जी भी कह रहे हैं कि इतने परसेंट मुस्लिम्स जो हैं वो भारत में रह रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको रोक पाना या बैन करना मुश्किल है। लेकिन हम पाकिस्तान से आ रहे लोगों को तो बैन कर सकते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान, वहां की सरजमी है। वहां ISIS जिनका
अमेरिका में भी अभी हमले को लेकर के हाथ आ रहा है सामने, वो भी एक तरह से पाकिस्तान से ही उपजे हुए हैं। तो क्या माने कि पाकिस्तान पर बैन होना चाहिए, पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर देना चाहिए? क्योंकि होना चाहिए, कुछ तो सख्त कदम, कुछ तो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने की जरूरत है, वरना सिविलियंस मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने जब पाकिस्तान रिपोर्ट्स आई, जनरल साहब जानते हैं कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप कर रहा था, तो अमेरिका ने 2-4 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए दुनिया को दिखाने के लिए, बहुत शोर मचाया। बट बेसिकली उनको पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान दुनिया में आतंक का गढ़ है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और जब ये न्यू ऑर्लिन्स में अटैक हुआ, मैंने अपने कुछ मित्र जो है उनको भी कहा कि आई एम वेरी सॉरी, बहुत दुख हुआ कि लोगों की जान गई, कंडोलेंसेस। वो बोला कि आई थिंक समवेयर देयर इज अ पाकिस्तान कनेक्शन। क्या आप बोल सकते हैं मैम, जब आम आदमी के दिमाग में ये विचार है कि दुनिया में कहीं पर भी आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, आगे आप क्या कह सकते हैं, इसकी गलती किसकी है? सो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया का प्रेशर, जो लोग आतंक से नफरत करते हैं, आतंक के गढ़ पर और आतंक के प्रैक्टिशनर्स, जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, उन पे करना पड़ेगा और उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। मैं ये कहना है कि उनके हार्ट्स एंड माइंड्स हम जीत लेंगे, दिस इज रबिश। वो हमारे हार्ट्स एंड माइंड्स बर्बाद हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। उनकी आइडियोलॉजी बहुत डीप है, वो रेडिकलाइज हो चुके हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। Therefore, the only thing is, इनको आइसोलेट करिए, इनको एक्सपोज करिए और इनको सजा दीजिए। ये मेजर जनरल अस्थाना जी, अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद बदलाव देख रहे हैं, कुछ चेंजेस होंगे? आपने स्टार्टिंग में जिस तरह से कहा कि थोड़े अमेंडमेंट करने होंगे, लेकिन बड़े अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से हो सकते हैं? चेंजेस होंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये कुछ हो रहा है इसके ऊपर चुप तो बैठने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। और वो भी दिखाना चाहेंगे कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम में ये सब हुआ, उन्होंने अभी बोला कि CIA कमजोर है, FBI कमजोर है, ये कुछ इस किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। तो जाहिर है कि जब वो कुर्सी पे आएंगे तो वो चाहेंगे, वो थोड़ी सी तो रस्साकशी होगी और उनको कसना चाहेंगे वो, कि भाई ये कैसे हो गया। क्योंकि 9/11 के बाद में काफी उन्होंने कंट्रोल किया था और उस कंट्रोल्स का काफी फर्क भी पड़ा था, ऐसी बात नहीं है। तो अब जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो लगाम कसने की जरूरत है। और मुझे लगता है अगर कि ISIS का कनेक्शन निकल जाता है तो पाकिस्तान को भी कस देंगे ट्रंप? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले भी बंद किए थे पैसे पाकिस्तान के, क्योंकि इस मामले में वो डिसीजन ले सकते हैं। वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के जमाने में ऐसा लीडर मिलना जो डिसीजन ले सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तभी मेजर चेंजेस होते हैं। अभी कई जगह है, मैं अभी रूस गया था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैं आपको बताऊं, चाहे वेस्टर्न मीडिया जो मर्जी बोलता रहे, इतनी रेस्पेक्ट है वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन की, क्योंकि वो डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए और भरोसे से लेते हैं। जितना 4.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने अकेले आदमी बैठ के, और सब कुछ उनकी फिंगर टिप्स पे है,